दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस कहानी का दूसरा भाग नहीं सुना है तो एकता हिंदी कहानी चैनल पर इस कहानी का दूसरा भाग अपलोड है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को चैनल नहीं मिला है तो मेरे इस कहानी के पहले भाग में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। और इस कहानी का चौथा भाग भी आप लोगों को वहीं मिलेगा। तो कृपया इस कहानी को देखने के बाद उस कहानी को ज़रूर सुनें, तभी आप लोगों को ये कहानी समझ में आएगी। और ये कहानी थोड़ी गलत लिखी हुई है, इसलिए मुझसे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। अगली सुबह रोशनी जब सोकर उठी तो उसने अपने कमरे में चारों तरफ देखा तो समीर उसे कहीं नजर नहीं आया। तो वह भी बाथरूम में चली गई फ्रेश होने। समीर लिविंग रूम में बैठा अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। तभी रीवा आंटी समीर के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा रोशनी बिटिया अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? समीर ने चिढ़ते हुए मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं पता। जब रीवा आंटी ने समीर के मुंह से सुना तो उन्हें लगा कि शायद इन दोनों में लड़ाई हुई है, इसलिए वह कुछ नहीं बोली और अपना काम करने चली गई। कुछ देर बाद रोशनी भी नीचे आ गई। कल की थकान की वजह से आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। रोशनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो समीर की नज़र रोशनी पर पड़ी, लेकिन फिर वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता और अपना काम करने लगता है। समीर को इस तरह करते हुए देखती है तो वह मन में सोचती है, अब पता नहीं कौन सी पागलपंती कर रहा है। या रोशनी आंचल डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और रीवा आंटी को खाना सर्व करने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी समीर कहता है, आंटी आज खाना आप नहीं सर्व करेंगी, बल्कि रोशनी सभी के लिए दोबारा खाना खुद आज अपने हाथों से बनाएंगी। रोशनी का बस यही सुनने था कि वह आज गुस्से से अकड़ कर बोली, उंगली दिखाते हुए, समीर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं किसी के लिए खाना नहीं बनाने वाली। मुझे कैफ़े के लिए लेट हो रहा है। समीर के चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ गई और वह भी अकड़ कर बोला, हिम्मत तो है तो बाहर जाकर दिखाओ। जब तक तुम खाना नहीं बना लेती तब तक तुम घर से कदम नहीं रख सकती। रोशनी को ना चाहकर भी खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वह जानती है जब समीर कुछ ठान लेता है तो वह उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। रोशनी मजबूरी में किचन की तरफ बढ़ जाती है और बर्तन पटक पटक कर खाना बनाती है। जब समीर बर्तन पटकने की आवाज़ सुनता है उसके चेहरे पर हल्की हंसी आ जाती है और वह किचन के बाहर खड़ा दरवाजे पर रोशनी की शक्ल देख देख कर मचे ले रहा होता है। रोशनी गुस्से में बिल्कुल लाल टमाटर की तरह एक छोटी खड़ूस बच्ची लग रही थी। रोशनी गुस्से में भी समीर को बहुत प्यारी लग रही थी। समीर के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वह किचन में घुस जाता और गिलास ले कर उसमें पानी भरता और गिरने का नाटक कर वह पानी गिरा देता। रोशनी जब उसे ऐसा करता हुआ देखती है वह गुस्से से समीर को घूरने लगती है। मन ही मन उसे गंदी वाली गालियां देने लगती है। समीर जब रोशनी को अपने आप को घूरते हुए देखता है तो वह पकड़कर वहां से चला जाता है और खाना बनने का इंतज़ार कर रहा होता है। किचन में रोशनी के सिवा कोई नहीं था। समीर ने सभी नौकरों को किचन से बाहर कर दिया था। रोशनी खाना बनाते बनाते थक गई और बाहर निकलकर सोफे पर बैठ गई। जब समीर ने रोशनी को थका हुआ चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह मन में सोचने लगा और जाना घूमने उसके साथ। कुछ देर में खाना डाइनिंग टेबल पर लग गया था और समीर खाना खाने के लिए बैठ गया। खाने की शक्ल देखने में इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन वह देखकर कोई भी बता सकता था कि यह खाने लायक भी नहीं है। रोशनी समीर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही समीर पहला निवाला मुंह में लेता है उसको चांद तारे सब नजर आने लगते हैं, क्योंकि खाने का स्वाद इतना बुरा था कि उसे कभी इंसान तो क्या जानवर भी खाना पसंद ना करे। रोशनी उसे ही घूर घूर के देख रही थी। उसे वह मन में सोच रही हो, उगलने की हिम्मत की तो छोड़ूंगी नहीं। समीर वहाँ से उठकर जाने ही वाला था कि रोशनी ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया और बोली, पहली बार मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है तो क्यों ना मैं ही तुम्हें अपने हाथों से खिला दूँ। समीर का यह सुनना ही रह गया था कि उसके चेहरे पर घबराहट टेंशन सब एक साथ आ गई और भाई मन में सोचा
अगर इसे खाया तो जिंदा बच लूँगा भी कि नहीं। तभी रोशनी एक निवाला तोड़ उसके मुंह के सामने बढ़ा देती है। जब समीर ने रोशनी के हाथ में निवाला देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया, मुंह खोल उसे खा लिया। ऐसा करते करते वह पूरा खाना अकेले ही ख़त्म कर देता है। रोशनी से खिलाते और वह आंख बंद कर लेता और रोशनी कोई एकटक देखता रहता। रोशनी को उस पर डाउट होने लगा कि सच में इतना खाना खा लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि खाना बनाने के बाद उसने भी रखा था, जिसे चखने के बाद उसके ही चांद तारे दिखने लगे और उसने फट से वह निवाला उगल दिया और बोलने लगी कितना गंदा खाना बनाया है मैंने। लेकिन अब रोशनी को समीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसने इतना बुरा खाना बनाया और समीर ने बिना किसी शिकायत के सारा खाना ख़त्म कर दिया और एक बात भी पलट कर नहीं बोला। वहीं एयरपोर्ट पर एक शख्स जिसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ, बाल थोड़े बहुत बिगड़े हुए और आंखें बिल्कुल लाल, लेकिन दिखने में फिर भी वह किसी अच्छे खासे घर का लग रहा था और वह दिखने में हैंडसम और स्मार्ट भी लग रहा था। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में वीर राय आंखों पर चश्मा लगाए और बड़ा सा मास्क पहने हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड लिए खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था वेलकम टू ब्रो। जब वह शख्स वह बोर्ड देखता है तो वीर के पास आकर उसके गले लग जाता है। वीर को अपने भाई के कपड़ों से श्राद्ध की गंदी वाली स्मेल आ रही थी और वह उसे कहता, भाई आपने पी रखी है। यह बोल वीर अपने भाई को एयरपोर्ट से बाहर ले आता है और कार में बिठाकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। वीर अपने भाई को घर लाने के बाद उन्हें नहाने के लिए पहले कहता है। जब वह शख्स नहा धोकर तैयार होकर बाहर आता है तो उसका लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वीर अपने भाई को देखता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता, परफेक्ट, अब आप लग रहे हो वीर राय के बड़े भाई। वह शख्स जाकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, कल तुम किस मॉल में गए थे? मुझे उस मॉल में जाना। वीर अपने भाई को कहता है, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप वहाँ जाने के लिए यहाँ इतनी जल्दी आ गए? वह शख्स जो कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ में बंधे ब्रेसलेट को ही देख रहा था, जैसे वह ब्रेसलेट ना होकर ऐसी कोई कीमत चीज़ हो जिसके लिए खुद की जान से भी बढ़कर हो। वीर अपने भाई को उस मॉल का नाम बता देता है। वीर बिना समय समय गंवाए वहाँ से निकल जाता है। उस मॉल के लिए 15 मिनट के अंदर अंदर वह कार की फुल स्पीड में मॉल पहुँच जाता है। उसकी स्पीड इतनी थी कि अगर जरा से भी चूक हो तो उसकी जान चली जाए, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीने की कोई इच्छा ही ना हो और वह जिसे ढूंढ रहा था उसके लिए वह किसी हद तक भी चला जाएगा। मॉल पहुंचने के बाद वह पूरे मॉल में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। तो वह अपना पर्स निकालता है जिसमें फ़ोटो होती है रोशनी की। वह फ़ोटो पर हाथ रखता है और कहता, रोशनी, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूँगा। पूरे मॉल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुर्सी पर बैठा शख्स बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन उसके पास जैसे कोई जीने की आरजू ही ना बची हो। वह रोशनी की तस्वीर को देखता है और उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। उसकी यादों के तराने उसकी आंखों में नज़र आने लगते हैं, आंसू बनकर बहने लगते हैं, जिससे वह तस्वीर थोड़ी गीली हो जाती है। रात के 10 बज गए थे। मॉल अब पूरी तरह से बंद करने का समय हो चला था। धीरे धीरे सारी जगह खाली हो गई थी। मॉल में काम करने वाले सभी वर्कर अपने घर जाने को तैयार हो रहे थे। उस शख्स को ना चाहकर भी वहाँ से बाहर जाना ही पड़ता है और वह रोड के साइड में खड़ा होकर चलती हुई गाड़ियों को देख रहा था और उसे एक बार दिख उस बार में चला गया और चेयर पर बैठ ड्रिंक ऑर्डर कर उसे पीने लगा। ऐसे ही लगातार 1 घंटे तक ड्रिंक करता रहा और नशे में वहीं पड़ा गया। बाहर का वेटर उस शख्स को उठाने लगा, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाया। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। ब्रिटेन ने फ़ोन जल्दी पिक कर लिया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भाई आप कहाँ हो? वेटर ने कहा तुम्हारा भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, आकर इसे ले जाओ, बार बंद करने का टाइम हो गया है। जब वीर ने यह सुना तो वह झट से कार में बैठा और उस बार के लिए रवाना हो गया। जब वह बार में पहुंचा तो देखा एक टेबल पर उसका भाई पड़ा हुआ है और वेटर उसके सामने। उस बार में सारे लोग जा चुके थे। रात के 12 बज चुके थे।
वीर टेबल के पास आकर अपने भाई को जगाता है। वह सख्त गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन जब वह किसी का हाथ महसूस करता है तो उठ जाता है और अपनी भारी आंखों को धीरे धीरे करके खोलने की कोशिश करता है तो सामने वीर नजर आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वह अपने लड़खड़ाते पैरों से खड़ा होता है और वीर के गले लग जाता है। उसके हाथ में शराब होती है और उसमें से तगड़ी वाली स्मेल आ रही होती है। वीर अपने भाई को कैसे गले लगाता है और कहता है, भाई क्या हाल बना लिया है आपने अपना। मैं होठों से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वह एक मूर्ति के समान चुपचाप रहता है। भी अपने भाई को लेकर घर चला जाता है। उसके कमरे में ले जाकर उसे सुला देता है और वहाँ से खड़े होकर सोचता है कि आखिर कौन थी वह जिसके लिए भाई क्या बन गए। इतने सालों बाद भी वह उसे भुला नहीं पाए और यहाँ पर उसे ढूंढने आ गए। क्या यही सच्चा प्यार होता है जिसके लिए इंसान क्या से क्या हो जाता है। और आजकल तो एक से ब्रेकअप हुआ नहीं, दूसरे सिटिंग पहले ही तैयार। क्या मुझे भी कोई भाई जैसा ही सच्चा प्यार हो पाएगा। या सोचकर वह भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर करवट बदल कर सो जाता है। अगली सुबह वीर किचन में खाना बना रहा होता है और लाकर टेबल पर रख रहा होता है। वीर अपने भाई को जगाता है और उसका सर बहुत तेज़ दर्द होता है। वह सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती। भाई वीर को देखता है तो कहता है, भाई खाना बनकर तैयार है, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। वह सख्त एक बार खाने की तरफ देखता है, उसके बाद वह ऊपर जाकर फ्रेश हो जाता है। फिर वह नीचे आता है, लेकिन वह खाने की टेबल पर नहीं बल्कि सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है। अपने भाई को सोफ़े पर बैठा देख तो वह उसे चिल करने के लिए कहता है, भाई क्या कर रहे हैं आप, मैंने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, खा लो ना प्लीज़। लेकिन वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। अभी सीरियस होकर अपने भाई के पास आकर बैठ जाता है और बता भाई, आप उस लड़के से प्यार करते हो ना। वह सख्त वीर की आंखों में देखते हैं और कोई जवाब नहीं देता। सीरियस टोन में कहता है, अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हो ना, आपको टॉर्चर करना बंद करो। भाई आपको लग रहा है ना कि वह इसी शहर में है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगा उसे ढूंढने में, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को इस तरह परेशान मत करो। वीर प्लेट में खाना सर्व करने लगा और बोला, भाई खाना खा लो। वीर की रिक्वेस्ट के बाद उसने खाना खा लिया और कार की चाबी ले कर घर से बाहर निकल गया। वीर भी उसके पीछे कार में आकर बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई, फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ने लगी। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद भी उस शख्स के माथे पर कोई पसीना नहीं था। वीर भी परेशान था। एक ही जगह बार बार आकर फिर वीर ने पूछ ही लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई। उसके पास भी कोई जवाब नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर रोशनी है कहाँ। आखिर वह रोशनी की झलक उसने मॉल में देखी थी वीडियो कॉल पर, इसलिए उसने पूरे मॉल में जान छान मारा था, लेकिन रोशनी का कोई अता पता नहीं था। उसे इस बात का तो यकीन था कि रोशनी वहाँ काम नहीं करती, तो इसका मतलब है वहाँ खरीदारी करने आई थी। वीर अपने भाई को दिलासा देते हुए कहता है, भाई आप परेशान मत हो, हम उस लड़की को जल्द ही ढूंढ लेंगे। तभी अचानक से वीर का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। जब वीर ने स्क्रीन की तरफ देखा तो उस पर माया का नाम शो हो रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ माया बहुत एक्साइटेड थी और वह खुश होकर बोली, द रॉक स्टार वीर रॉय से मेरी बात हो रही है। वीर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह बोला, आप मिस माया? माया खुशी से बोलती है, मैंने आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। वीर भी हैरानी से बोलता है, इनवाइट किस चीज़ के लिए? माया खुशी से कहती, आज रात मेरी सगाई है और उसमें सभी आ रहे हैं, तो मैं आपको भी स्पेशली फ़ोन करके कह रही हूँ, आप भी प्लीज़ मेरी सगाई में आइएगा। वीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं वहाँ तो जिसकी सगाई है उसे कौन पूछेगा? माया हल्का सा मुंह बनाते हुए कहती, मुझे नहीं पता, बस आप आइएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपको पता है रोशनी भी आ रही है। जब भी नींद उड़ने का नाम सुना था उसके चेहरे पर फेस एक स्माइल आ गई और
उधर माया की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता था, तो इसलिए वीर उसकी रिक्वेस्ट को मान गया और उसने हाँ कह दी। यह सोचकर भी कि भाई भी वहाँ जाएंगे तो उनका भी मूड थोड़ा ठीक होगा। शाम के 6 बजे रोशनी तैयार होकर घर से निकलने ही वाली थी कि समीर भी घर पर आ गया, और जब उसने रोशनी को इस तरह तैयार कहीं जाते देखा तो उसने रोशनी को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? रोशनी हल्का सा पीछे मुड़ी और बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना। समीर कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या बताया था? रोशनी उसके ना चाहते हुए भी बोली, माया की आज सगाई है तो उसने मुझे इनवाइट किया है। समीर कुछ सोचता है, फिर बोलता है, मैं भी चल रहा हूँ। रोशनी यह सुनकर तो बर्फ़ की तरह जम जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा था जब रोशनी कहीं किसी फंक्शन में जा रही हो और समीर भी उसके साथ जाने को तैयार हो। नहीं तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि समीर अपनी मर्जी से रोशनी के साथ कहीं भी जाने को तैयार होता है। 15 मिनट बाद समीर सूट बूट पहन तैयार हो जाता है और सीढ़ियों से नीचे आता है। जब रोशनी उससे देखती है तो एक बार के लिए वह पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि वह देखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। रोशनी की तो नज़र ही उस पर से नहीं हट रही थी, तो बाकी की क्या बात करेंगे। समीर आगे बढ़ा और रोशनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो। मुझे तो सिर्फ समीर का चेहरा ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि समीर उसके साथ जा रहा है कहीं बाहर। वहीं वीर भी अपने भाई को बहुत समझाता है और रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। फिर वीर को कुछ सोचता है और वह बेमन से कहता है, भाई आप नहीं जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जा रहा। वैसे भी जब आप नहीं रहोगे तो वहाँ तो मज़ा कैसे आएगा। लेकिन फिर वह आगे बढ़ते हुए बोला, भाई क्या पता जिसे आप ढूंढ रहे हो वह भी उस सगाई में आए, क्योंकि जिसकी सगाई है वह एक डॉक्टर है, तो इसके चांस हो सकते हैं ना। जब उसने यह बात सुनी तो वह भी थोड़ी देर कुछ सोचने लगा और जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने मन में सोचा, उस लड़की का नाम लेकर भाई से कुछ भी कराया जा सकता है। कुछ देर में दोनों भाई तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए। ब्लू पैलेस में सगाई का फंक्शन रखा था, जहां पर आज बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि विवान चौधरी मुंबई के जाने माने डॉक्टर में से एक था, इसलिए इस फंक्शन में कई सारे डॉक्टर भी आए थे। शाम के 8 बजे धीरे धीरे कर सभी फंक्शन में आ रहे थे। माया कमरे में तैयार हो रही थी और वह दिखने में आज बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। साइड में बैठी आसिया अपना फ़ोन चला रही थी और माया से कुछ बातें कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वह दोनों मुड़ पीछे दरवाजे की तरफ देखते तो वहाँ रोशनी खड़ी होती है। माया खुशी से उछलते हुए कहती, रोशनी तू आ गई, या बोल। वो उसके पास झट से गले लग जाती और कहती, थैंक यू यार सगाई में आने के लिए। मुझे तो ऐसा लगा तेरा खड़ूस पति तुझे आने ही नहीं देगा। रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे कैसे कोई मुझे नहीं आने देता, आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड की सगाई जो है कैसे मैं मिस करती। आसिया भी अब उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, रोशनी यू और नॉट वेड, आज इतनी प्यारी कैसे लग सकती है। माया चिढ़ते हुए कहती है, आसिया तू टांग खींचना बंद कर, नहीं तो आज मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। ऐसा हंसते हुए कहती, अगर तुम्हारे दांत तोड़ दी तो तेरे हाथों का क्या होगा, इसमें रिंग कैसे पहनेगी तू। माया मुंह बनाते हुए कहती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रुक तू, या बोल। माया आसिया के पीछे भागने लगती है, उन दोनों को रोकती है और कहती है, आज के दिन तो अपनी बच्चे जैसी हरकतें बंद करो। और माया तेरी तो सगाई है ना, तू कब बड़ी होगी या बताओ। तभी आसिया बीच में कहती, अच्छा यह सब छोड़ो, वैसे भी आज हमारी प्यारी बेस्ट फ्रेंड माया की सगाई है, तो हमें आज के दिन याद रखने के लिए कुछ तो यादगार रखना चाहिए। यह बोलकर वह अपना मोबाइल आगे करती है और दोनों की फ़ोटो खींचती है और फिर खुद में शामिल हो जाती है और तीनों एक साथ फ़ोटो खींचने लगती हैं। सभी दरवाजे पर फिर से एक बार नॉक होता है, तभी दरवाजे की तरफ देखती है तो विवान खड़ा होता है। माया की नज़र जब विवान पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। जब रोशनी और सिया उसे इस तरह शर्माते हुए देखती हैं तो वह समझ जाती हैं कि उन्हें क्या करना है और वह कहते, माया बाहर देख कर आती हूँ कि खाने में क्या क्या है। वह दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। अमृत से बाहर निकलते ही आशिया हंसते हुए बोली, तू माया की शक्ल देखी, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। रोशनी ने
उनके कान पकड़ते हुए कहा, तुझे बड़ा मचा आया। तभी उनके बगल से कोई निकल कर आगे जाता है तो उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वह कोई और नहीं मीरा होती है। जब आशिया मीरा को देखती तो गुस्से से लाल होकर कहती है, इस चुड़ैल को यहाँ किसने बुलाया है? रोशनी कहती है कि मेरी माँ चुप हो जा, वैसे भी उसने यहाँ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसिया उसकी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन होती है और वह जलते हुए कहते, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है? वाह कमीनी मीरा, जब देखो तब तेरे पति पर डोरे डालती रहती है और हर जगह यह खबर फैलाती है कि तू उसके और समीर के बीच आ रही है। तुम दोनों कब अपनी शादी के बारे में पूरी दुनिया को बताओगे? अगर ऐसा ही रहा ना तो बहुत जल्दी या मीरा ना जाने कौन कौन से कांड कर देगी और तू देखती रह जाएगी। रोशनी ने सर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि समीर मुझसे प्यार करता है, वह तो मीरा से ही प्यार करता है। अगर मेरी शादी समीर से नहीं होती तो समीर अब तक अपने आप को रोक नहीं रखता और मीरा और समीर कब की शादी हो चुकी होती। आशिया उसकी तरफ घूरते हुए कहती, तू बेवकूफ़ है क्या? तू अगर समीर मीरा से प्यार करता तो पूरी दुनिया में खुद या बता बात मान लेता, लेकिन क्या तूने कभी समीर को यह कहते हुए सुना है? हमेशा बस यह मीरा ही ढोल पीटती रहती है। मीरा पूरे घमंड और एटीट्यूड में पूरे हॉल में इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र समीर पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर चौंक जाती है और मन में सोचती है कि आखिर समीर यहाँ क्या कर रहा है? क्या समीर को भी यहाँ इनवाइट किया गया? यह सोच वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाती है और समीर के पास झट से आ जाती है, उसके पास बैठ जाती है और जब समीर की नज़र मीरा पर पड़ती है तो वह मन में सोचता है, यह कहाँ से टपक गई? लेकिन मैं उसके मुंह पर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से बैठा होता हो। मीरा बहुत कोशिश करती है समीर से बात करने की, लेकिन समीर कोई जवाब नहीं देता। वहीं आसिया और रोशनी दोनों ही उन दोनों को ही देख रहे थे। गुस्से से कहती हैं, कितनी चिपकू है या बदतमीज मीरा, ना जाने दूसरे के पतियों पर डोरे डालकर क्या मिलता है इसे। रोशनी तो उसकी बातें सुनकर पक चुकी थी और मन में सोच रही थी कब इसकी बोलती बंद हो गई। तभी पीछे से रोशनी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। रोशनी घबरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ डॉक्टर विजय होते हैं। रोशनी के चेहरे पर एक बार स्माइल आ जाती है और वह कहती है, विजय जी आप? वह भी मुस्कुरा कर कहते हैं, रोशनी तुम यहाँ? रोशनी कहती, हाँ मैं। आप कैसे हैं? विजय हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा कैफ़े? रोशनी मुस्कुराते हुए कहती, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा कैफ़े भी। जब आसिया उन दोनों की ऐसी बातें सुनती है तो बीच में कूद जाती है और कहती, रोशनी तो यहाँ माया की वजह से आई है और यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं? विजय मुस्कुराते हुए कहता, आपकी तारीफ़। रोशनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, यह मेरी फ्रेंड है। विजय जी मुस्कुरा कर कहते हैं, तो आप हैं रोशनी की फ्रेंड? तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किस नाते से आया हूँ। मैं और विवान दोनों साथ में काम करते, इसलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। आशिया मुंह बनाते हुए कहती हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोशनी और विजय दोनों ही आसिया को देखने लगते हैं। आसिया हैरानी से इन दोनों को देखती है और कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो रोशनी कहती है, आसिया तो कुछ भी कहती है। विजय मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मिस आसिया। विजय आसिया और मेरा बहुत अच्छे से बात करते हैं। यह बात आशिया को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी विजय रोशनी को देखता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी। उसे तो विजय पर डाउट हो रहा था कि कहीं विजय रोशनी को पसंद तो नहीं करता, लेकिन वह अपने सर को झटकते हुए कहती है, क्या कुछ सोचती रहती हूँ, मैं पागल हूँ। यह सोच अपने मन में आए ख्याल को वहीं दफन कर देती है और रोशनी का हाथ पकड़कर कहती है, रोशनी चलो वहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी है। रोशनी को लेकर अपने घर चली जाती है। विजय के चेहरे पर रोशनी के जाती मायूसी छा जाती है, जैसे उसके दिल में कोई बाहर कर गया हो और वह रोशनी को जाते हुए देखता है। रोशनी और विजय की मुलाकात 4 साल पहले हॉस्पिटल में हुई थी, जब उसके पापा की हालत बहुत सीरियस थी और विजय ही उसके पापा का इलाज कर रहा था।
रोशनी हमेशा अपने पापा से मिलने आया करती थी और वह कई घंटे तक अपने पापा के पास ही बैठी रहती थी। विजय को रोशनी बहुत अच्छी लगती थी और ना जाने कब रोशनी ने विजय के दिल में जगह बना ली, उसे खुद पता नहीं चला। जब रोशनी के पिता ने उसका हाथ मांगने वाला था, उससे पहले राजीव खेतान रोशनी का हाथ उसके पिता से अपने बेटे समीर के लिए मांग लिया। या सुन लीजिए, दिल उसी पर टूट गया, क्योंकि वह किसी के भी खिलाफ जा नहीं सकता था, पर किसी के भी खिलाफ जा सकता था, पर राजीव खेतान के नहीं, क्योंकि राजीव खेतान वह इंसान थे जिन्होंने कई सालों पहले विजय की मदद की थी, जिसकी वजह से वह डॉक्टर था। वह उनके पास आने से पहले इतना दबा हुआ था, इसलिए उसने अपने दिल में ही सब दबा लिया और किसी को पता नहीं चलने दिया, जिन्हें उसने अपने जिसे उसने रोशनी के लिए क्या फील करता और रोशनी को भी उसने कभी नहीं बताया। और रोशनी के लिए विजय एक बहुत अच्छा डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी था। वह दूसरों की मदद करता था और कभी किसी पर बेवजह धौंस नहीं जमाता था, इसलिए रोशनी को बहुत इज्जत थी और उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। अब ब्लू पैलेस में मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए थे और वीर भी अपने भाई के साथ आ गया था। वह वहाँ के डेकोरेशन देखता है और वह कहता है, नॉट बैड, अच्छा खर्चा किया है डेकोरेशन में, है ना भाई। लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप रहता है भी। वीर अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, क्या भाई हमेशा यह सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखते हो, कभी हंस भी लिया करो। यह बोल वीर अपने भाई का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाता है और एक टेबल के पास बिठा देता है और कहता है, भाई आप नहीं, आप भी ना, फिर आना और मैं अभी किसी से मिलकर आता हूँ। वह अंदर की साइड चला जाता है तो वह किसी से टकरा जाता है और उसे सॉरी पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि वह किससे टकराता है। आज इस पार्टी में कई लोग आए थे और ज़्यादातर लोग लड़के वालों की तरफ से होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन की रिलेटेड होते हैं। मीरा अपनी दाल गलाने की बहुत कोशिश करती पर उसकी दाल नहीं गलती तो वह वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। रोशनी और आसिया घूम घूम कर डेकोरेशन देख रहे थे कि तभी अचानक से मीरा रोशनी से टकरा जाती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब उसकी नज़र रोशनी पर पड़ती है तो वह तिलमिला जाती है और खड़े होकर उसे कहती है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता। आसिया रोशनी को उठाते हुए कहते, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, अंधी हमें बोल रही हो, हम तो यहाँ पर खड़े होकर डेकोरेशन देख रहे थे, तुम ही आकर यहाँ टकरा गई और हमें ही अंधा बोल रही हो। मीरा चिढ़ते हुए कहती है, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली, और वैसे भी मैं तुमसे नहीं रोशनी से बात कर रही हूँ, चमची कहीं की। गुस्से से उसकी तरफ झपट से नहीं वाली की रोशनी उसे रोक लेती और कहती है, मिस मीरा सॉरी, हमारी गलती थी, आप जाइए। मीरा जब यह सुनती है तो आकड़ कर कहती है, ना जाने का कहाँ से आ जाते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रोशनी। जब सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ वीर खड़ा होता है। मीरा तो उसे देख हल्का खुश हो जाती है, लेकिन उसके मुंह से मीरा का नाम नहीं बल्कि रोशनी का नाम निकला था। यह सुन उसका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। मन में सोचते, ना जाने इस रोशनी में क्या है कि हर कोई इसके पीछे लगा रहता है। वीर रोशनी के पास आते हुए कहता, मैं तुम्हें यहाँ कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मिल नहीं रही, और तुम आशिया कैसे कैसे लोगों से लड़ती रहती जिनका ना कोई लेवल है ना कोई स्टेटस। यह बात वह मीरा की तरफ देखकर बोलता है। मीरा जब यह बात सुनती है तो वह गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वह रोशनी को नीचा दिखा सकती थी और उसकी सहेलियों को लेकर वीर को नहीं, क्योंकि हर कोई जानता था अगर कोई वीर को ऑफेट करता है तो वीर उसे कहीं का नहीं छोड़ता। वैसे भी मीरा कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह कुछ ना बोलकर वहाँ से चली गई। जब आसिया ने मीरा को जाते हुए देखा तो वह खुश होकर बोली, वाह मिस्टर वीर, आपने तो उस छिपकली को 2 मिनट में ही हवा निकाल दी, देखो कैसे अकड़ कर गई। वीर अपने कंधे उचकाकर कहता है, नहीं तो क्या, ऐसे 36 देखता हूँ मैं रोज़। रोशनी उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखती और कहती, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे। वीर अजीब सा एक्सप्रेशन चेहरे पर लाते हुए कहता, मैं यहाँ एक गेस्ट हूँ, ऊपर से मुझे यहाँ माया ने स्पेशली इनवाइट किया है, क्या तुम्हें बताया नहीं उसने। रोशनी कुछ कहने ही जा रही थी कि आसिया उसे रोक लेती और कहती है,
या सही कह रहे हैं, माया ने मुझे बताया था कि उसने स्पेशली मिस्टर वीर को इनवाइट किया है। खुशी से वीर की तरफ देखती और कहती है, मिस्टर वीर, क्या आप आज माया की सगाई में परफॉर्म करेंगे? वीर अब अकड़ते हुए कहता है, मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन कोई मुझसे अगर अच्छे से बात करे और अच्छे से रिक्वेस्ट करे तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। यह बात उसने रोशनी को देखकर कही थी। आशिया ने समीर का इशारा, वीर का इशारा समझा तो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से रोशनी की तरफ देखती है और वह वीर से रिक्वेस्ट करे, लेकिन रोशनी तो ऐसे नाटक करते जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अब आशिया रोने से शक्ल बना लेती है, जिसे देख रोशनी को हंसी आ जाती। वह हंसते हुए कहती है, आशिया तो देखने में बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही है। तो आशिया कहती है, तो इस बच्ची की बात मान। रोशनी करते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वहीं कुछ देर में सगाई का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। स्टेज पर फूलों की डेकोरेशन की गई होती है तो जो देखने में बिल्कुल फेयरी टेल्स की कहानियाँ जैसे लग रही होती हैं, बेहद खूबसूरत। स्टेज के बीच में विवान और माया खड़े होते हैं और देखने में बेहद प्यारे लग रहे होते। विवान ने ग्रे कलर का सूट पहना था जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं माया ने भी उसकी मैचिंग के कलर का ही ग्रे गाउन पहन रखा था जिसमें वह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों की रंग आ जाती और माया की आंखों में तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही थी और वहीं विवान के चेहरे पर खुशी तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वह थोड़ा नर्वस ज़रूर लग रहा था। यह एक अरेंज मैरिज थी। रोशनी आसिया के साथ खड़ी थी और समीर भी उसी के पीछे था। वीर अपने भाई के पास चला जाता है, दूसरी साइड में वह खड़ा रहता है। माया और विवान एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। इसी के बाद तुरंत पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और धीरे धीरे कर लोग दोनों को अपने लाए हुए गिफ्ट देते हैं। वीर स्टेज की तरफ देखता और कहता है, भाई आप देखो, सबसे बोरिंग पार्ट सगाई का लड़का और लड़की गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे और फ़ोटो खिंचवाएंगे, लेकिन उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वह चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन तभी उसकी नज़र स्टेज पर पड़ी उन दोनों लड़कियों पर जाती है जो अपने हाथ में बड़ा सा गिफ्ट लेकर आगे बढ़ रही होती। वह दोनों आशिया और रोशनी होते हैं। वह रोशनी का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि रोशनी गिफ्ट संभालने में आसिया की मदद कर रही होती है, लेकिन वह पीछे से उसे बिल्कुल जानी पहचानी सी लग रही होती हैं। जब वह दोनों गिफ्ट माया को देते हैं तब जाकर वह रोशनी का चेहरा देख पाता है और उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह आगे बढ़ने ही वाला होता है कि स्टेज पर एक और शख्स चला आता है। वह समीर होता है। समीर स्टेज पर जाकर रोशनी का हाथ पकड़ लेता है और अपने जेब से एक गिफ्ट निकालता है। उस गिफ्ट का साइज़ भले ही छोटा था, लेकिन उसमें रखी चीज़ बहुत बड़ी थी। माया आशिया और रोशनी को गले लगा लेती है। उसके बाद समीर उन दोनों को गिफ्ट दे देता है और कहता है, यह मेरे और मेरी वाइफ की तरफ से। माया जब गिफ्ट देखती है तो वह खुशी से कहती है, रोशनी यह गिफ्ट तुम्हारे और मिस्टर खेतान की तरफ से है, तो मैं इसे अभी खोल कर देखूँगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे आखिर दिया क्या है। वह गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक कार की चाबी होती है। उस चाबी के ऊपर एक लोगो भी बना होता है। डोरिया का सबसे लग्जरी कार की कंपनी थी। चाबी देखकर खुश हो जाती और कहती, वाह रोशनी, तुमने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। यह बोलकर वह रोशनी को दोबारा गले लगा लेती है। वहाँ खड़े लोग यह देखकर सरप्राइज रह जाते हैं और समीर के मुंह से वाइफ सब तो जैसे उन लोगों को पागल ही कर रखा था। सभी आपस में खुश उर्फ करने लगे कि रोशनी खुसर पुसर करने लगी कि रोशनी समीर खेतान की वाइफ है, तो मीरा कौन है। पूरी तरह से कंफ्यूज थे क्योंकि कई बार रोशनी, समीर और मीरा इन तीनों की खबर अखबार में छप चुकी थी और लोगों का यह कहना था कि रोशनी और मीरा और समीर की लाइफ में तीसरी मेंबर है। लोगों को जब आज पता चला कि रोशनी कोई तीसरी नहीं बल्कि समीर खेतान की वाइफ है तो वह इधर उधर की बातें बनाने लगे, क्योंकि इतने सालों से यह बात किसी को पता नहीं थी और इसका सबसे बड़ा कारण समीर खुद ही था। वह रोशनी को अपने इस रिश्ते की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब वह मीरा को रोशनी के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है तो वह रोशनी को चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही होती है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसका पारा तो तब
चढ़ जाता जब वह वीर को उसकी मदद करते हुए देखता है और वह डिसाइड करता है कि आज ही वह सभी के सामने रोशनी को एक्सेप्ट करेगा। तभी फोटोग्राफर उन पांचों की तस्वीर खींचता है गिफ्ट देते समय और हट जाता है। स्टेज के नीचे खड़ी मीरा गुस्से से लाल हो जाती है। समीर और रोशनी को साथ देखकर लोग आपस में खुशी खुशी कह रहे होते हैं। तभी मीरा के साथ खड़ी कुछ लड़कियां कहती हैं, मीरा वह तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। लेकिन वह तो रोशनी, या कहते कहते वह चुप हो जाती हैं क्योंकि मीरा की आंखों में वह रोशनी के लिए साफ नफरत देख पा रही थी। यह सुनकर वीर को भी होश उड़ जाते हैं कि रोशनी मैरिड है। उससे भी बड़ा झटका तो उसके भाई को लगता है क्योंकि जिस लड़की को इतने सालों से ढूंढ रहा था, जब उसे मिली तो वह किसी और की हो चुकी थी। रोशनी लोगों की बात सुन अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रही थी कि तभी उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी और उसके मुंह से एक नाम निकला, ध्रुव। वह शख्स और कोई नहीं जो रोशनी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह था रोशनी का पहला प्यार, जिसे रोशनी ने 5 साल पहले ही अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर उससे दूर हो गई थी। इतने सालों बाद उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। ध्रुव रोशनी को ही देख रहा होता है। उसके बगल में खड़े समीर को ध्रुव की आंखें तो जैसे पत्थर की हो गई थी। उसका दिल पहले क्या कम टूटा था, जो अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। वीर जब अपने भाई को इस तरह पत्थर की मूरत बने खड़ा देखता है तो वह कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, भाई क्या हुआ? ध्रुव की आंखों में अब एक सूनापन भर गया था और वह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। समीर रोशनी का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे ले आता और एक टेबल के पास उसे बैठा देता और बगल में उसके बैठ जाता है। रोशनी की नज़र तो अभी भी ध्रुव पर ही होती है। वह पीछे मुड़ मुड़ कर ध्रुव को ही देख रही होती है। रोशनी के इमोशंस रोशनी पर हावी होने लगते हैं तो वह समीर से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जब ध्रुव रोशनी को वहाँ से जाते हुए देखता है तो वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रोशनी वॉशरूम में आ जाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है और पानी का नल चला देती है ताकि किसी को उसकी आवाज़ न सुनाई दे। वह अपने इमोशंस अब और कंट्रोल नहीं कर पाती और रो पड़ती है। पूरे बाथरूम में रोशनी के सिवा कोई नहीं होता, इसलिए कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। रोशनी दीवार के सहारे टिके रोई जा रही थी। उसे वह सारी बीती बातें धीरे धीरे याद आ रही थी और उसके दिल के दर्द आंसुओं के साथ बहकर आ रहा था। धीरे धीरे कर वह अपने होश खोने लगी और बाथरूम में ही बेहोश हो गई। दरवाजे के बाहर ध्रुव खड़ा था। वह जब रोशनी के पीछे पीछे आ रहा था तब रोशनी ने स्वरूप उसे एक बार भी नहीं देखा और बाथरूम में आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। ध्रुव की हिम्मत नहीं हुई कि वह रोशनी से दरवाज़ा खुलवाए। वह दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया और जब उसे रोशनी की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल मानो जैसे फिर से एक बार टूट रहा था। वह दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि तभी कोई अचानक से कोई लड़की वहाँ आ गई थी। ध्रुव उस लड़की को देख वहाँ से हट जाता है। वह लड़की बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करती तो दरवाज़ा नहीं खुलता तो उसे लगता है कि दरवाज़ा जाम है तो वहाँ से चली जाती है। ध्रुव के दरवाजे के पास जाता है और उसे आ रही आवाज़ अब नहीं सुनाई देती है तो वह घबरा जाता है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। ध्रुव दरवाज़ा तोड़ने ही जा रहा होता है कि तभी वह लड़की अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आती है और कहती है, यह दरवाज़ा खुल नहीं रहा। पीछे से समीर भी बाथरूम की तरफ आ रहा होता है क्योंकि बहुत देर हो गई थी। रोशनी वापस नहीं आई तो वह ढूंढते ढूंढते बाथरूम की तरफ आ रहा था, लेकिन जब वहाँ थोड़ी भीड़ देखता है तो वह तेज़ कदमों के साथ वहाँ आ जाते हैं और यह सुनता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है तो वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है और रोशनी को आवाज़ देने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसे भी टेंशन होने लगती है कि वह एक लात खींचकर दरवाजे पर दे मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है। समीर बाथरूम के अंदर जाता है तो देखता है रोशनी ज़मीन पर पड़ी और वहाँ का नल चल रहा होता है। जल्दी से रोशनी की तरफ बढ़ता और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लेता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी अपने होश में नहीं होती। वह नहीं जागती खड़ा होता है और रोशनी को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर निकल जाता है। सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। वहीं पीछे खड़ा ध्रुव भी देख रहा होता है कि उसकी रोशनी किसी और की बाहों में है। ध्रुव की आंखों में तो जैसे आंसू ही सूख जाते हैं और उसके चेहरे पर एक नफ़रत आ जाती है।
समीर रोशनी को अपनी बाहों में ले कमरे में आ जाता है। उसके चेहरे पर पानी की छींटें मार उसे उठाने की कोशिश करता है। रोशनी के चेहरे पर जैसे ही पानी की बूंदें गिरती वह धीरे धीरे कर होश में आने लगती है। समीर उसे कंधे पर हाथ रख उसे उठाता और एक गिलास पानी पीने को देता है। रोशनी गिलास का पानी पूरा पी जाती है और बेजान सी लगती है। अपने एक हाथ से रोशनी के माथे पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करता है। उसे बुखार के कोई सिस्टम नज़र नहीं आते तो वह सुकून की सांस लेता, रोशनी को गले लगा लेता और कहता, क्या हुआ था तुम्हें? रोशनी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई जवाब ही कहाँ जो वह कुछ कह पाती। कुछ देर तक समीर रोशनी को गले लगाकर बैठा रहता। जब उसे लगा कि रोशनी नॉर्मल हो गई तो वह उसे घर चलने के लिए कहता। रोशनी भी हाँ कह देती है। रोशनी को लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक से माया रोशनी को देखती है और आवाज़ देकर कहती, रोशनी कहाँ जा रही हो? रोशनी बुझी हुई आवाज़ में माया की तरफ देखती है और कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं घर जा रही हूँ। जब माया सुनती तो उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है और वह हंसी भरे लफ्ज़ों में कहती, ठीक है तुम जाओ और जाकर आराम करो, या बोलकर वह पीछे मुड़ चली जाती है। समीर भी बिना कुछ देर किए रोशनी को लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आ जाता है। समीर रोशनी को कार में बिठाकर घर की तरफ कार घुमा देता है। रोशनी कार में बैठी खिड़की की तरफ देख रही होती है लेकिन उसके मन में सिर्फ ध्रुव और ध्रुव से जुड़ी बातें ही चल रही थी। समीर शीशे में रोशनी का चेहरा देखता है जो मुरझाया हुआ लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रोशनी को हो क्या गया जो ऐसे बिहेव कर रही है। कहीं से सदमा तो नहीं लगा कि मैंने सभी के सामने इसे अपनी वाइफ मान लिया है? नहीं तो यार चुप तो होती नहीं, दिन भर चपर चपर करती है। समीर को अभी कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि रोशनी हमेशा समीर से लड़ने के मूड में ही रहती थी। उसकी बात भी जल्दी नहीं मानती थी, लेकिन अभी जिस रोशनी को वह देख रहा था उसकी आंखों में एक सूनापन नज़र आ रहा था जो किस लिए उसे नहीं पता था। कुछ देर बाद कार के घर के सामने आकर रुकती है। रोशनी कार से बाहर निकलती है और घर के अंदर की तरफ चली जाती है। कुछ देर में समीर भी रोशनी के कमरे में जाने लगता है लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। वह दरवाज़ा बजाने ही वाला होता है लेकिन फिर रुक जाता है और सोचता है वह शायद अभी परेशान है और मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, या वह अपने पहले वाले कमरे में चला जाता है। रोशनी पूरे कमरे में बहुत अंधेरा होता है। वह बिस्तर के किनारे बैठी हाथ में एक डायरी लिए आंसू बहा रही होती है और खिड़की से हल्की हल्की रोशनी कमरे में आ रही होती है। अगली सुबह रात भर रोने की वजह से रोशनी की आंखें थोड़ी सूज गई थी और उसे कल की सारी चीज़ें एक सपना लगती है, इसलिए उस पर ज़्यादा गौर नहीं करती और वह बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती और फ्रेश होकर कमरे में आ जाती है। लेकिन जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो सुबह के 9 बज रहे होते। वह देखकर घबरा जाती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ जाती है। रीवा आंटी नाश्ता सर्व करती हैं तो रोशनी समीर के बारे में पूछती हैं तो रीवा आंटी कुछ देर सोचती हैं फिर कहती हैं, साहब तो कब का काम पर चले गए। रोशनी ब्रेकफास्ट करती है और बगल में रखा हुआ देख अखबार उसे पढ़ने के लिए उठा लेती है। अखबार के पहले पेज पर ही आज की ताज़ा खबर थी, शहर के मशहूर डॉक्टर विवान ठाकुर की सगाई और शहर के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक समीर खेतान की शादी का खुलासा और ना जाने कौन कौन सी खबरें। इसे देख रोशनी का सर दर्द करने लगा। उसने अखबार बंद कर दिया और कुछ देर बाद वह कैफ़े के लिए निकल गई और कैफ़े पहुंचने के बाद देखती है कि आज कैफ़े में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वह अपनी जगह पर बैठकर अपना काम करने लगती है और यह दिन भी हमेशा के दिन की तरह ही गुजर रहा था कि एक मर्सिडीज कार कैफ़े के बाहर रुकती है और उसमें से 2 हैंडसम लड़के बाहर निकलते हैं और कैफ़े के अंदर आ जाते हैं। वह दोनों कोई और नहीं ध्रुव और वीर होते हैं। दोनों आकर एक टेबल के पास चेयर पर बैठ जाते हैं और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। आज वीर ने सिर्फ एक मास्क लगाया था और ध्रुव को तो अपना चेहरा छुपाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ध्रुव रोज़ की तरह आज बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह आज बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर वीर के साथ आता है क्योंकि वीर उसे परेशान कर देता है कि वह अपने एक दोस्त को उससे मिलाना चाहता है। ध्रुव को नहीं पता था कि वह किस दोस्त की बात कर रहा है। वीर जल्दी से रोशनी को कॉल कर देता और कहता है, क्रेजी गर्ल क्या कर रही हो? रोशनी अपनी
सुस्ताई हुई आवाज़ में कहती, काम कर रहे हैं और क्या। समीर खुशी से वीर खुशी से कहता है, क्या तुम 5 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो। रोशनी ने पूछा, पर क्यों। वीर हंसते हुए बोला, किसी स्पेशल इंसान से मिलवाना है तुम्हें, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं हमेशा की तरह बवाल मचाऊंगा। उसकी बात सुन अपना सर पीट लेती और बोली, मैं आ रही हूँ या बोल। वह फ़ोन से बात कर बाहर आने लगती है। ऐसे ही रोशनी कैफ़े से बाहर आई तो उसे हंसता हुआ चेहरा नजर आया जो हाथ हिलाकर बात कर रहा था कि वहाँ है। ध्रुव जिस तरह से बैठा था उस तरफ रोशनी को सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी और वह जल्दी से टेबल के पास आ गई और जब उसने वीर की तरफ देखा और ज़ोरदार आवाज़ में बोली, क्यों बुलाया मुझे। ध्रुव ने जब रोशनी की आवाज़ सुनी तो वह अपना सर ऊपर उठा देता और रोशनी ध्रुव को देख बर्फ़ की तरह जम जाती है और उसे कल वाली सारी बातें याद आ जाती अच्छे से और वह मन में सोचती है कि यह सपना नहीं सच है। रोशनी के हाथ अब कांपने लगते, वह कब कपाते होंठों से ध्रुव का नाम लेती है। वीर रोशनी के मुंह से अपने भाई का नाम सुनता है तो वह खुश होकर बोलता है, क्या तुम मेरे भाई को पहले से जानती हो। रोशनी खुद को संभालते हुए कहती, नहीं मैं नहीं जानती, कौन है यह बात रोशनी के मुंह से सुनता है तो वह अंदर तक टूट जाता है और वह रोशनी की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन रोशनी उससे नज़रें चुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। ध्रुव मन में सोचता है, पहले तो मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे खुद की आदत दिला दी और जब मुझसे मन भर गया तो मुझे छोड़कर चली गई और अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। यह सोचकर उसके चेहरे पर फीकी सी स्माइल आ जाती है और वह हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय मैं ध्रुव रॉय, प्लीज़। रोशनी ध्रुव को ऐसा करते हुए देखती है तो वह भी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आई एम रोशनी खेतान। आखिर ध्रुव और रोशनी जुदा क्यों हो गए थे, देखते हैं अगले भाग में। इस कहानी का चौथा भाग आपको एकता हिंदी कहानी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ 5वें भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।